हाय एवरीवन, वेलकम टू द सनसाइड। ये हमारा 10th क्लास है इंग्लिश का एंड फिल इन द ब्लैंक्स का 7th क्लास है। नेक्स्ट डे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन प्रैक्टिस करेंगे। पहले टीयर 1 में नरेशन और वॉइस चेंज देखने को नहीं मिलता था, मोस्टली वो मेंस में ही पूछा जाता था। बट अभी रिसेंट क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड पैसिव एक्टिव वॉइस भी देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस में, तो दैट्स व्हाई टीयर 1 के लिए भी हम लोग नरेशन एंड वॉइस चेंज प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट डे से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्रैक्टिस करेंगे। आज फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस करेंगे एंड ये जो सेशन चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है, ये सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीजीएल के लिए है। एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि सीएचएसएल के लिए भी प्रैक्टिस कराइए मैम, ऐसे कमेंट कर रहे हैं, बट ये जो अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स है, बीट सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, सभी टाइप का एग्जाम्स के लिए ही, टीयर 1 के लिए ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है एंड ये क्वेश्चंस मैं टेक्स्ट बुक का 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक से ले रही हूँ। इस बुक में कुछ स्मार्ट फीचर्स है जो अपने आप को एनालिसिस करने में मदद करता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Robert and Rooney are not very good friends although they dash each other for a long time. तो वो लोग एक दूसरे को जानते हैं बट वो लोग गुड फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, इसलिए मैं फर्स्ट वन एलिमिनेट कर दूंगी। इसके बाद है हैव नोन, हैज नोन, आर नोइंग। ओके, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे ऑलरेडी यूज हुआ है, दैट मीन्स वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे को पहचानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे दे है जो कि है प्लूरल, दैट्स व्हाई हम हैज तो नहीं यूज करेंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज नहीं करेंगे, तो रह गया सिर्फ हैव नोन जो कि है बिल्कुल करेक्ट। दे के साथ तो हमें वैसे भी हैव ही यूज करना है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करना है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हैव नोन होगा। Robert and Rooney are not very good friends although they have known each other for a long time. Okay, option number B is the correct answer. Next. When I returned home from work, I found my son weeping dash. तो मैंने जब काम से घर लौट के आया, उसके बाद देखा कि मेरा जो बच्चा है, मेरा सन है, वो रो रहा था। अब कैसे रो रहा था वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है कि कैसे रो रहा था। हैप्पीली, बिटरली, स्वीटली, कामली। अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है ना, हैप्पीली, बिटरली, स्वीटली, कामली, ये एक एक एक्सप्रेशन, एक एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो हैप्पीली है ये भी पॉजिटिव है, मतलब कोई हैप्पीली रोएगा ऐसा तो यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। बहुत आनंद हुआ है इसके वजह से रो रहा है, वैसा तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेंस में ये यूज नहीं होगा वर्ड। जैसे कि हैप्पीली है, ये एक पॉजिटिव है। स्वीटली है, स्वीटली रो रहा था, कामली रो रहा था, ये सब कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है यहाँ पे। ओके, तो जो होगा वो होगा बिटरली, विच इज द ओनली नेगेटिव वर्ड हेयर एंड वो ही हमें चाहिए। नेगेटिव वर्ड ही चाहिए ना, क्योंकि वो रो रहा है, तो ये यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, बिटरली मतलब क्या होता है ना, एंग्री मूड, नेगेटिव फीलिंग, इट इज अ नेगेटिव फीलिंग। ओके, इन एन एंग्री मूड। ओके, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस है वो इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं एंड जो बचा है बिटरली वही यहाँ पे करेक्ट है। व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम वर्क आई फाउंड माय सन वीपिंग बिटरली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, जनरली पीपल यूज डैश ऑयल्स फॉर देयर कुकिंग। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप ये परसेंटेज से भी देख सकते हैं, 95% ऑलरेडी करेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी घर में क्या चल रहा है उससे साथ आप रिलेटेड है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास रहते हैं, तो आप सबको पता है कि हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं घर के कुकिंग के लिए। ठीक है, एंड वैसे भी जनरली पीपल यूज क्लियर्ड ऑयल, हम ऐसे वर्ड तो कभी भी नहीं यूज करेंगे। तेल जो हम यूज करते हैं वो ऑब्वियसली क्लियर्ड ही होगा, थोड़ी हम कुछ डर्टी यूज करेंगे तो क्लियर्ड ऑयल का कोई मायने नहीं बनता। ओके, इम्प्रूव्ड ऑयल, वॉश्ड ऑयल, ये सब इनअप्रोप्रिएट है। एकमात्र हमें वैसे भी पता है कि हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं कुकिंग में। ओके, तो यहाँ पे होगा जनरली पीपल यूज रिफाइंड ऑयल्स फॉर देयर कुकिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द ब्लाइंड मैन नीडेड डैश टू क्रॉस द स्ट्रीट। तो ब्लाइंड मैन मतलब जो
देख नहीं सकते, अंधा है, उनको नीडेड, उनको क्या चाहिए था, जरूरत थी टू क्रॉस द स्ट्रीट, तो उनको कुछ मदद चाहिए होगा, उनको वो स्ट्रीट क्रॉस करने के लिए कुछ मदद चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है असिस्टेंस, गार्ड्स, पॉटर्स, कोऑपरेशन। देखिए गार्ड का क्या काम होता है, टू प्रोटेक्ट समवन, ओके, टू कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट, टू हैव अ वॉच ऑन समवन, ऐसे होता है गार्ड का काम। तो यहाँ पे हमें गार्ड तो नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ मदद चाहिए, एक असिस्टेंस चाहिए, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 असिस्टेंस मतलब कि कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए जो उनको हेल्प करे टू क्रॉस द स्ट्रीट, ओके। पॉटर्स मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लगेज या कोई सामान है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा रहे हैं, तो पॉटर्स को हम देते हैं वो लगेज शिफ्ट कराने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो वो भी यूज नहीं है। एंड कोऑपरेशन मीन्स जैसे कि अगर हम दो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक दूसरे के हम मदद करते हैं वो काम को अंत तक पहुंचाने के लिए, वो काम को कंप्लीट करने के लिए हम एक दूसरे को मदद करते हैं, दैट इज एक दूसरे से हम कोऑपरेट करते हैं, टू वर्क टुगेदर, ओके, तो इसको हम कोऑपरेशन बोलते हैं। तो हमें चाहिए हेल्पिंग हैंड, हेल्प, और असिस्टेंस चाहिए, जो कि फर्स्ट वन, द ब्लाइंड मैन नीडेड असिस्टेंस टू क्रॉस द स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ वर्ड कैन हैव डिफरेंट डैश इन डिफरेंट कंटेक्ट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंट कंटेक्स्ट के लिए एक वर्ड का डिफरेंट समथिंग कुछ चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कॉनोटेशंस, कंटेंशंस, कन्फ्रंटेशंस, कंस्टिलेशंस। तो पहले तो लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, कंस्टिलेशंस। कंस्टिलेशंस तो शायद आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं, ठीक है, मैं और लिख नहीं रही हूँ, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न फॉलो करते हैं, जो हम बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि कोई माइथोलॉजिकल फिगर बन गया तो उसका एक नाम हो जाता है, एक कंस्टलेशन को एक नाम हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, दैट इज कॉन्स्टलेशन, व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। अब आते हैं कन्फ्रंटेशंस। कन्फ्रंटेशंस तो मतलब पता ही है कि कन्फ्रंट करना, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कोई हॉस्टाइल सिचुएशन है, दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उसको एक दूसरे को कन्फ्रंट करना बोलते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ये कुछ मायने नहीं बनता है, क्योंकि हम एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका डिफरेंट कुछ है, इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में कुछ डिफरेंट है, जो कि एक्चुअली मीनिंग है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। हम देखते हैं कि ये सेंटेंस टू सेंटेंस एक ही वर्ड का मीनिंग वैरी करता है। एक सेंटेंस में एक वर्ड का जो मीनिंग है, दूसरे सेंटेंस में कोई अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर वो यूज किया जाता है तो उसका दूसरा एक मीनिंग में वो यूज होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे होगा, तो हमें सिर्फ देखना है कि ये कौन सी वर्ड का एक्चुअली मीनिंग ये बन रहा है। तो डी तो कंस्टलेशन हो गया, ग्रुप ऑफ स्टार्स, सी हो गया कन्फ्रंटेशन, जो कि एक आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टी के बीच में। कंटेंशंस भी वही है, हीटेड डिसएग्रीमेंट को हम कंटेंशंस बोलते हैं, ठीक है, हीटेड डिसएग्रीमेंट, ओके। कंटेंशंस जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको ही बोलते हैं कंटेंशंस। एंड कॉनोटेशंस मतलब भी यही होता है कि कॉमनली अंडरस्टूड cultural or emotional association that some word or phrase carries, okay। एक पर्टिकुलर कोई कॉन्टेक्स्ट में जो हम वर्ड्स और फ्रेज यूज करते हैं, जो कॉमनली यूज होता है, उसको ही हम कॉनोटेशंस बोलते हैं, मतलब अर्थ, ओके। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है अर्थ। तो कॉनोटेशंस यहाँ पे करेक्ट होगा, अ वर्ड कैन हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, If I dash that you were coming over, I would have consult my program। तो ये तो वो पास्ट परफेक्ट वाला हमारा जो रूल है ग्रामर का, ओके, वो हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। If I had known that you were coming over, I would have cancelled the program। वैसे तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, वो इजीली यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस, ये जो स्टेटमेंट है ये पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे एम नोइंग, नोज, नो, ये कुछ भी हो नहीं सकता क्योंकि ये सभी प्रेजेंट में है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आपको पता नहीं है तब भी आप यही टिक करोगे, अगर आपको पता है तो कोई बात ही नहीं, आप एकदम विद इन अ सेकेंड्स आप कर लोगे, ठीक है। तो if I had known you were coming over, I would have cancelled my program, that is option number A is the correct one. Next,
winning both the races has been a dash surprise but the success is well deserved. winning both the races, both रेस को, दोनों ही रेस को विन करना हैज बीन अ डैश सरप्राइज, कुछ एक पॉजिटिव कुछ यहाँ पे यूज होगा, बट द सक्सेस इज वेल डिजर्व, मतलब सक्सेस वो डिजर्व करता है. ओके, तो यहाँ पे है प्लेजेंट, सेटिस्फाइंग, सिविलाइज्ड, चार्मिंग. तो देखिए लास्ट जो है चार्मिंग, चार्मिंग हम मोस्टली अब जानते ही हो चार्मिंग हम कब यूज करते हैं, किसी लुक को लेकर हम चार्मिंग वर्ड यूज करते हैं जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है. कोई अगर अट्रैक्टिव दिखने में लगता है तो हम उसको चार्मिंग बोलते हैं. तो ये हो गया लास्ट वन. तो यहाँ पे तो ऐसा हमें चार्मिंग सरप्राइज ऐसा तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशली हम लोग पर्टिकुलरली लुक के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं. अब आया सिविलाइज्ड. सिविलाइज्ड तो एक हमारा जो सोसाइटी में हम बोलते हैं कि सिविलाइज्ड है, वो सिविलाइज्ड पर्सन है, मतलब कि आप सोसाइटी का जो तौर तरीके है वो आप जानते हैं, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट से आप वाकिफ है, आपको तब भी एक सिविलाइज्ड पर्सन बोला जाएगा जब आप प्रॉपरली बिहेव करते हैं इन आवर सोसाइटी. उसके बाद है सेटिस्फाइंग एंड प्लीजेंट. तो देखिए सरप्राइज प्लीजेंट ज्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि सेटिस्फाइंग सरप्राइज अगर मैं बोलती हूँ कि विनिंग बोथ द रेसेस हैज बीन अ सेटिस्फाइंग सरप्राइज, तो ये अप्रोप्रिएटली वहां पे फिट नहीं होता. तो दैट्स व्हाई वी विल यूज प्लीजेंट सरप्राइज. ओके, प्लीजेंट मतलब भी सेटिस्फाइंग ही होता है बट द वर्ड इज नॉट सेटिस्फाइंग एग्जैक्टली. ओके, तो प्लीजेंट मीन्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ हैप्पी satisfaction or enjoyment, we will call that pleasant. Okay, so the winning both the races has been a pleasant surprise but the success is well deserved. Option number A is the correct one. Okay, next, it's a venue for every occasion and one that offers dash meals on special days. अच्छा देखिए ये जो occasion है इसका भी स्पेलिंग देख लेना, डबल C है. ओके, तो ये भी गलत होता है तो ये प्रैक्टिस कर लेना. So it is a venue for every occasion and one that offers dash meals on special days. तो dash meal on special days, अगर special days के बारे में बात हो रहा है तो special days में तो मील भी स्पेशल ही मिलेगा, है ना, अच्छा खाना मिलेगा. तो ऑफेंसिव कैसे हो सकते हैं? ऑफेंसिव मतलब कि जो आपको कुछ अपसेटिंग, ओके, जो आपको अपसेट कर रहा है, आप अनॉयड हो रहे हो तो उसको हम ऑफेंसिव बोलेंगे. तो ऑफेंसिव मील तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छा वाला खाना मिलेगा, है ना. अम्यूजिंग मतलब क्या होता है? अम्यूजिंग हो गया एक एंटरटेनमेंट, एक लाफ्टर विच कॉजेज लाफ्टर. ओके, कॉजिंग लाफ्टर एंड प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट. आपने सुना होगा बोलते अम्यूजमेंट पार्क, शायद सुना होगा आपने अम्यूजमेंट पार्क. उसमें क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत सारे खेलने की जगह होता है, मतलब वो एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक जगह होता है, एक पार्क होता है. तो अम्यूजमेंट पार्क में ऐसे हॉलीडेज मनाने के लिए या वीकेंड पे लोग जाते हैं, ठीक है. तो इसका मीनिंग यही हुआ, कॉजिंग लाफ्टर एंड प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट हो गया अम्यूजिंग. अब आ रहा है डिलाइटफुल. डिलाइटफुल मतलब क्या है? समथिंग विच इज लवली, चार्मिंग. ओके, कॉजिंग डिलाइट, आनंद हो रहा है, ओके, विच इज लवली. और थ्रिलिंग तो हम तब यूज करते हैं जो बहुत एक्साइटिंग अगर कुछ होने वाला है तो हम यूज करते हैं थ्रिलिंग. ओके, विच कॉजेज एक्साइटमेंट और प्लेजर. ओके, तो अब यहाँ पे मील के पहले क्या हमें यूज करना चाहिए? ऑफेंसिव नहीं होगा, अम्यूजिंग मील भी नहीं होगा, वो तो हमने देख ही लिया. अब डिलाइटफुल है, थ्रिलिंग. थ्रिलिंग तो और मील नहीं होगा तो होगा क्या? डिलाइटफुल. ओके, जो खाने में बहुत अच्छा है. डिलाइटफुल मीन्स ऑन स्पेशल डिश, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, आई वाजंट फीलिंग वेल यस्टरडे बट आई फील अ लिटिल डैश टुडे. तो मैं कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, बट दैट मीन्स आज इसका कुछ ऑपोजिट है, मतलब कल उतना अच्छा नहीं लग रहा था बट आज अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे बात यूज किया है, ठीक है. तो बट आई फील अ लिटिल डैश टुडे, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है, कल से, यस्टरडे से टुडे का एक कंपैरिजन हो रहा है कि कल मैं ऐसी थी, आज मैं उससे अच्छा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बट यूज हुआ है. तो आई फील अ लिटिल बेटर
मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ यस्टरडे मेरा जो हालत था, मेरा जो तबीयत था, उसके साथ मैं आज का तबीयत का कंपैरिजन कर रही हूँ। इसलिए विल नॉट यूज गुड, विल नॉट यूज बेस्ट, विल नॉट यूज मोर, बेटर तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो विल यूज बेटर। ओके, आई फील अ लिटिल बेटर टुडे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, we try to keep abreast of the new treatments but have gained little dash experience of using them। अब experience कैसा होना चाहिए, experience के आगे क्या यूज होगा? देखिए, we try to keep abreast of new treatments। abreast of new treatments मतलब we try to keep abreast of the new treatments मतलब जो भी नया ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में आपको जानना। ओके, साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे, साइड बाय साइड और न्यू ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानना है, बट हैव गेन्ड लिटिल डैश एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग देम। अब एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? ऑर्डरली, सिस्टमेटिक, प्रैक्टिकल, डुएबल। अब लास्ट से अगर शुरू करें तो डुएबल मतलब कि जो हम कर सकते हैं, जो फिजिबल है, ठीक है, जो हम कर सकते हैं विद इन वंस पावर। ओके, तो डुएबल एक्सपीरियंस तो होता कुछ नहीं है, होगा क्या? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, जो हम एक्चुअली करके देखते हैं उसको ही हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। और जो है सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है? एक सिस्टम के अंदर एक मेथोडिकल वे। ओके, एंड ऑर्डरली तो अगर सब कुछ नीटली अरेंज्ड है तो उसको हम ऑर्डरली बोलते हैं, नीटली एंड मेथोडिकली अरेंज्ड है तो उसको हम ऑर्डरली बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, गेन्ड लिटिल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग देम, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम करेंगे लेवल 2 का क्वेश्चन। ये हो गया हमारा लेवल 1, अब हम करेंगे लेवल 2 का क्वेश्चन। Next question. Researchers have discovered a way to stop rabies from shutting dash critical responses in the immune system, a breakthrough that could pave the way for new tools to fight the deadly disease। तो यहाँ पे एक deadly disease के बारे में बात हो रहा है। वो deadly disease क्या है? rabies। ओके, तो रिसर्चर्स कुछ डिस्कवर कर रहे हैं कि rabies को कैसे रोका जाए। How? Discovered a way to stop rabies from shutting dash critical responses in the immune system। अब शटिंग क्या होगा? मुझे तो यहाँ पे रोकना है रैबिस को, है ना? यहाँ पे तो सेंस वो बन रहा है क्या? वे टू स्टॉप रैबिस फ्रॉम शटिंग डैश। ओके, तो अप, डाउन, आउट, ऑन, ये चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा? तो हमें पता है कि यहाँ पे डाउन होगा, क्योंकि सभी को पता है कि शट डाउन हम बोलते हैं। शट डाउन मतलब ही होता है सी सम ऑपरेशन। अगर कोई ऑपरेशन को रोका जाए तो हम शट डाउन बोलते हैं, ठीक है। अब शट अप, जो फर्स्ट वन है शट अप। शट अप हम कब बोलते हैं? कि अगर किसी को हमारा मुंह बंद कराना है किसी का, कि तुम चुप रहो, शट अप, स्टॉप टॉकिंग, दैट इज शट अप। शट डाउन तो हो ही गया कि अगर कोई भी ऑपरेशन को बंद करना है, सीज करना है, तो हो गया शट डाउन। अच्छा, ये फर्स्ट वाला है स्टॉप टॉकिंग। शट डाउन तो हो ही गया, ये सीज सम ऑपरेशन। शट आउट मीन्स हो गया कि नॉट टू अलाउ समवन टू एंटर समवेयर। ओके, ओके, नॉट टू अलाउ समवन टू एंटर समवेयर, दैट इज शट आउट। ये सभी फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब आपको याद रखना है, ठीक है। एंड शट ऑन कुछ होता नहीं है। ओके, शट ऑन इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब, इज नॉट अ करेक्ट वर्ड एक्चुअली। तो शट ऑन कुछ होता नहीं है। ओके, तो शट अप इज स्टॉप टॉकिंग, शट डाउन इज सम ऑपरेशन, शट आउट इज टू नॉट अलाउ समवन टू एंटर समवेयर। तो यहाँ पे हमारा जो होगा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, it would have been great to see it repurposed rather than completely dashed। तो यहाँ पे देखिए, it would have been great to see repurposed, ऑलरेडी ये पास्ट में ही यूज हो रहा है repurposed। अब rather than completely उसके बाद भी पास्ट यूज होगा, जो कि है demolished। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी repurposed यूज हुआ है, तो यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे हमें पास्ट टेंस जो फॉर्म है सेम फॉर्म यहाँ पे यूज करना है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर डिमोलिश्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द contradictory status creates a loophole allowing Palestinians to live in the West Bank without losing precious Jerusalem residency permits dash others blocked from entry to Jerusalem can also settle there। अब देखिए, ये जो बड़ा जो सेंटेंस आता है ना,
इस सेंटेंस का यही मजा है कि आपको देख के लगेगा अरे इतना बड़ा सेंटेंस है, मैं कैसे आंसर करूंगी, ये तो मेरे गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका ऐसी मेंटेलिटी अराइज करने के लिए ही इस टाइप का सेंटेंस दिया जाता है। इस टाइप का सेंटेंस का आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप शांत दिमाग से पूरा पढ़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है, वो आपको समझना है। इसमें हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स रहे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वोकैब्स रहे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, बट उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मोस्टली बहुत कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ओवरऑल आप वो सेंटेंस का मतलब समझते हो तो आपको आंसर करने में कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर कोई वोकैब का पार्ट आ गया, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में तो कुछ भी आ सकता है, ग्रामर भी आ सकता है, वोकैब भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर वोकैब का कुछ ऑप्शंस आ गया कि वोकैब कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे दिया तो हो सकता है कि वो आपको टफ लगे, तो आप तब वो स्किप कर ही सकते हो। बट बड़ा सेंटेंस देके स्किप करना बहुत ही गलत होगा, वो कभी भी नहीं करना है। शांत दिमाग से एक बार पढ़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन की बात हो रहा है। एक सिचुएशन बोल रहा है कि पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक में विदाउट लूजिंग देयर जेरूसलम रेजिडेंसी परमिट्स रह सकता है, ये एक कंडीशन है, ठीक है, कि पैलेस्टीनियंस जो है वो उनका जो रेसिडेंसी परमिट है जेरूसलम का वो ना लूज करते हुए वो वेस्ट बैंक में रह सकते। और एक दूसरे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अदर्स ब्लॉक्ड फ्रॉम एंट्री टू जेरूसलम कैन ऑल्सो सेटल देयर। तो ये दो कंडीशंस है, क्योंकि पहले ही बोलते कि दिस कंट्राडिक्टरी स्टेटस क्रिएट्स अ लूप होल, एंड यही वो लूप होल है। तो ये दोनों चीजें एक ही साथ हो रहा है, एट ए टाइम हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज व्हाइल। ओके, दोनों चीज एक साथ ही हो रहा है, ये जो इंसिडेंट्स है ये दोनों एक साथ हो रहा है, तो we will use here while, okay, while others blocked from entry to Jerusalem can also settle there. That is option number B is the correct one. Next, he would prefer to live in quieter Palestinian villages dash by olive groves or the more coveted fields in the center of the holy city. तो यहाँ पे हमें by यूज किया गया है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे by यूज किया गया है तो हमें यहाँ पे surrounded ही यूज करना है, ये फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। पैलेस्टीनियन विलेजेस सराउंडेड बाय ऑलिव ग्रोव्स, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, he tries to perform well but good projects done by him are dash, he needs to put in extra effort। तो he tries to perform well, वो अच्छा करने की कोशिश किया, but good projects done by him are dash, जो भी good projects उनके द्वारा हुआ है वो उसके बाद ये हमें फिल करना है। दैट मीन्स कुछ नेगेटिव है कि उन्होंने गुड प्रोजेक्ट उनके द्वारा करने की जो भी कोशिश किया गया है वो नाकामयाब रहा, वो ठीक से नहीं हुआ। दैट्स व्हाई ही ट्राइज टू परफॉर्म बोला गया है कि उन्होंने कोशिश किया परफॉर्म अच्छा करने के लिए। एंड उसके बाद भी यहाँ पे भी बोला गया कि ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना है। ही नीड्स टू, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, दैट मीन्स उनको गुड प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, ओके। तो यहाँ पे 4 इडियम्स दिया गया है, फ्यू एंड फार बिटवीन, गोइंग विद द फ्लो, ऑन एज, वॉकिंग ऑन द एयर, ओके। तो पहले एक एक करके देख लेंगे। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब नॉट हैपनिंग ऑफन, ओके, नॉट हैपनिंग ऑफन इज फ्यू एंड फार बिटवीन। उसके बाद गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो तो हम ही यूज करते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो ऐसे बोलते हैं। अगर कुछ भी चीज हो रहा है तो उसके साथ ही खुद को एकदम बह जाना, उसके साथ वो फ्लो के साथ बह जाना, इसको हम बोलते हैं गोइंग विद द फ्लो। दैट इज मूव अलोंग विद द प्रिवेलिंग फोर्स, जो ट्रेन चल रहा है उसके साथ ही बह जाना, मतलब उसके साथ एडजस्ट कर लेना। एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, ओके। नेक्स्ट है ऑन एज। ऑन एज मीन्स टेंस, नर्वस, ओके। एंड लास्ट वन है वॉकिंग ऑन द एयर, मतलब बहुत खुश है वो, फीलिंग वेरी हैप्पी, ओके। तो यहाँ पे जो भी 4 इडियम्स है उसका हमने मीनिंग देख लिया, एंड जो यहाँ पे सबसे अच्छा सूट कर रहे हुए फर्स्ट वन, फ्यू एंड फार बिटवीन, बिकॉज बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम आर नॉट हैपनिंग ऑफन,
अगर इट इज हैपनिंग ऑफन तो हमें कोई परेशानी नहीं होता, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना नहीं होता, बट ये नहीं हो रहा है, नॉट हैपनिंग ऑफन, दैट्स व्हाई ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, तो यहाँ पे जो भी इडियम्स का मीनिंग मैंने बताया है वो सभी आपको नोट करना है। गोइंग विद द फ्लो मीन्स मूव अलोंग विद द प्रिवेलिंग फोर्सेस, एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, ऑन एज मीन्स नर्वस, टेंस, walking on air means feeling very happy. Okay, so few and far between, option number A is the correct one. Okay, next, the government has decided to dash GST on some items in order to help small traders. Okay, यहाँ पे भी 4 idioms दे दिया है, steer clear of, wash away, crack down on, roll back. Okay, तो एक एक करके यहाँ पे भी जो idioms है वो देख लेंगे। crack down on means taking measure. Okay, take severe measures against someone or something. कुछ चीज के अगेंस्ट और किसी के अगेंस्ट कोई स्टेप लेना। ओके, क्रैक डाउन ऑन। ओके, वॉश अवे तो आपको पता है कि धो देना, उसको ही वॉश अवे बोलते हैं। ओके, पानी से धो देना उसको ही वॉश अवे बोलते हैं। सी वाला हो गया क्रैक डाउन ऑन। अच्छा, बी वाला हो गया पानी से धो देना भी हो गया। अच्छा, एनीवे रोल बैक। रोल बैक मीन्स क्या होता है, कुछ रिड्यूस करना, कुछ अगर प्रोग्रेस हो गया है उसको रिवर्स करना। ओके, मोस्टली रिड्यूस करना यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जीएसटी कुछ आइटम के ऊपर जो जीएसटी लगा है वो उसको रिड्यूस करना है। इस सेंस में यहाँ पे रोल बैक यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल बैक मीन्स टू रिड्यूस, एक्चुअली reduce, reverse the progress. Okay, and first one मैंने मिस कर दिया था, steer clear of. Steer clear of means keep away from. Okay, दूर रहना, keep away from. Okay, तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer. Roll back GST on some items in order to help traders. Okay, next. The scandal was dash and it really defamed the reputation of the institution. तो यहाँ पे एक स्कैंडल के बारे में बात हो रहा है जिसके वजह से इंस्टीट्यूशन का जो रेपुटेशन है उसको डिफेम किया गया, वो डिफेम्ड हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रेज्ड, आउटरेजियस, टैगिंग और आउटरेज्ड। रेज्ड मतलब क्या होता है, रेज्ड मतलब होता है कि वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। एंड ये तो एक वर्ब यहाँ पे हुआ, तो द स्कैंडल वाज रेज्ड। तो एक्चुअली वर्ब फॉर्म तो हमें चाहिए नहीं, एक्चुअली हमें एक यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, एक्सप्लेन कर रहा है कि स्कैंडल कैसा था। तो रेज्ड मतलब हुआ क्या, वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर। उसके बाद आया आउटरेजियस। आउटरेजियस मतलब शॉकिंगली बैड। ओके, शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव, दैट इज आउटरेजियस, जो कि एक एडजेक्टिव भी है। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। टैगिंग करके कुछ ऐसा होता नहीं है। एंड लास्ट वन है आउटरेज्ड। आउटरेज्ड भी एक वर्ब है जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर है, जैसे कि रेज्ड हमने पढ़ा वैसे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर इज आउटरेज्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए एडजेक्टिव, वी विल यूज हियर आउटरेजियस। द स्कैंडल वाज आउटरेजियस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, when he heard the terrible noise, he asked me what was dash. When he heard the terrible noise, जब उनको वो noise सुनाई दिया, उन्होंने मुझे पूछा what was dash on. तो हम ऐसे ही बोलते ना what's going on, guys what's going on. तो यहाँ पे वही होगा what's going on, what was going on. Okay, what was happening हम बोल सकते, पर उसके बाद on नहीं लगा सकते, व्हाट्स हैपनिंग ऐसे हम यूज करते हैं, व्हाट्स हैपनिंग, बट व्हाट्स हैपनिंग ऑन नहीं। ओके, तो गेटिंग बिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो वैसे ही एलिमिनेट ही होगा। तो अगर मैं ऐसे भी बोलूं व्हाट वाज गोइंग ऑन, जैसे कि यहाँ पे ऑन है तो मुझे यहाँ पे गोइंग ही चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, आई लाइक टी एंड कॉफी बट प्रेफर डैश। तो आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे टी कॉफी दोनों ही पसंद है, बट मैं क्या प्रेफर करती हूँ। ओके, द लेटर, द लैटर, द लूट, द लॉयटर,
देखिए ये तो लेटर मतलब चिट्ठी हो गया, ओके, एंड ये लैटर मतलब बाद में जो है, ओके, बाद में क्या है, टी एंड कॉफी के बाद में कॉफी है, तो इसलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, द लैटर, मतलब यहाँ पे समझा रहा है कि मैं प्रेफर करती हूँ कॉफी, ओके, द लैटर। लूट तो आपको पता है, लूटना, द लूटना होता है, एंड द लॉयटर मीन्स होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं टाल मटोल करना, ओके, टाल मटोल, ओके, लॉयटर, ओके। तो आई लाइक टी एंड कॉफी बट prefer the latter. That is option number B is the correct one. Next, he drives at a speed of 90 miles dash hour. हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 90 miles per hour, ओके, और अगर इन वर्ड्स में लिखे तो 90 miles per hour, मतलब क्या, एक घंटे में वो 90 miles कवर करता है, तो एक घंटे में, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मुझे आवर है, तो आवर के सामने तो मुझे एन ही यूज करना है, ठीक है, एक घंटे, इसलिए मुझे एन ही यूज करना है, तो दैट्स ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पीड ऑफ 90 माइल्स एंड आवर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम लेवल 3 का क्वेश्चन करेंगे, ओके, लेवल 1 लेवल 2 हो गया, अब लेवल 3 का क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लाइक्स रीडिंग, ही वाज अ डैश रीडर, ओके, तो यहाँ पे उनको पढ़ना पसंद है, ही लाइक्स, तो इसके बारे में कुछ होगा कि वो बहुत अच्छा रीडर है, उसको क्या हम कौन सा बेस्ट फिटिंग वर्ड होगा, एंग्शियस, एंथुसियास्टिक, वोराशियस, फर्वेंट। तो देखिए एंग्शियस तो पहले नहीं होगा, क्योंकि एंग्शियस मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही ईगर है कुछ करने के लिए, बहुत ही कंसर्न है कुछ करने के लिए, वो तो रीडर को जस्टिफाई नहीं करेगा ये एडजेक्टिव, ओके। तो उसके बाद है एंथुसियास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा एकदम एंजॉयमेंट हो रहा है ऐसा कुछ, एंथुसियास्टिक, बहुत एंथुसियास्टिक रीडर, ऐसा भी नहीं हो सकता। बचा है वोराशियस एंड फर्वेंट, ओके। तो वोराशियस मतलब एंगेजिंग in an activity with great eagerness और enthusiasm, मतलब मैं एक बहुत ज्यादा eagerness और enthu लेकर एक एक्टिविटी में खुद को एंगेज कर रही हूँ, that is voracious, okay, and fervent is having or displaying a passionate intensity। तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, ठीक है, एंग्शियस, एंथुसियास्टिक, वोराशियस, फर्वेंट। अगर एंग्शियस एंथुसियास्टिक को भी छोड़ दे, एंथुसियास्टिक रीडर, एंग्शियस रीडर इसको भी छोड़ दे, वोराशियस एंड फर्वेंट का जो मीनिंग है वो लगभग सेम है। इस टाइप का क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझ नहीं आता कि कौन सा एक्चुअली होगा, कौन सा टिक करे, इसलिए ये परसेंटेज देके वो समझ आ रहा है। तो एक्चुअली हम इस टाइप का क्वेश्चन में मतलब वर्ड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि रीडर के आगे हम ऐसे वोराशियस वर्ड यूज करते हैं, ओके। कुछ आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके भी आपको ऑप्शंस चूज करना होता है। आप पढ़ते पढ़ते आपका प्रैक्टिस करने से आफ्टर सर्टेन टाइम आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन से वर्ड के सामने कौन से एडजेक्टिव ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वोराशियस, ही वाज अ वोराशियस रीडर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी डैश टाइम प्लीज। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए, एक्सक्यूज मी, यू हैव द टाइम प्लीज, यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये स्टेटमेंट हो रहा है, यू हैव द टाइम प्लीज, तो ये तो नहीं होगा, ये मैं कट कर रही हूँ। इसके बाद ऑप्शन है व्हाट इज टाइम प्लीज, हैव यू गॉट द टाइम प्लीज, व्हाट टाइम प्लीज। देखिए व्हाट टाइम प्लीज तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई वर्ब भी नहीं है, ठीक है। एक है व्हाट इज टाइम प्लीज एंड हैव यू गॉट द टाइम प्लीज। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा हैव यू गॉट द, ओके। ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, किसी को टाइम, अगर किसी को किसी से पूछना है व्हाट टाइम इट इज, देन ये ऐसे पूछते हैं कि हैव यू गॉट द टाइम प्लीज। ये एक तरह की वे है किसी से टाइम पूछने की, व्हाट टाइम इट इज। अगर आपको जानना है कि क्या टाइम हो रहा है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि हैव यू गॉट द टाइम प्लीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, I dash her speak
on Friday night about the advantages of organic gardening. Okay, I dash her speak on Friday night. Friday night चला गया कि आ रहा है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि I dash her speak on Friday night about the advantages of organic gardening. तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है उससे हमें पता करना है कि होगा क्या. I will have heard, I would hear, I would have heard, I will hear. तो अगर ये पास्ट में होगा तो सिंपली यहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा जो कि ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो ये सिंपली फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर वाला ऑप्शंस तो मुझे अवेलेबल है. ऑप्शन नंबर डी, तो आई विल हियर हर स्पीक ऑन फ्राइडे नाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट. सतीश इज सीटेड डैश सुनीता. ओके, तो सतीश क्या सुनीता के पास बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है बिसाइड्स, बिसाइड, क्लियरली, क्लोजेस्ट. क्लोजेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये सुपरलेटिव है, इसमें हम दा यूज करते हैं. क्लियरली सुनीता तो होता ही नहीं कुछ. एक बिसाइड्स, एक बिसाइड. ओके, बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू समवन, दैट इज बिसाइड. और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू. इन एडिशन टू अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तब हम बिसाइड्स यूज करते हैं वर्ड. ओके, एंड यहाँ पे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बिसाइड. सतीश इज सिटेड बिसाइड सुनीता. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट. डैश टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट. यहाँ पे ऑप्शंस जो है, डू यू लाइक टू गो आउट, आर यू लाइकिंग टू गो आउट, यू लाइक टू गो आउट, वुड यू लाइक. तो यू लाइक तो होगा नहीं. ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, तो इसलिए ये तो क्रॉस है. अच्छा, आर यू लाइकिंग टू गो आउट, कंटिन्यूअस मुझे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, तो ये भी क्रॉस. अब डू यू लाइक टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट और वुड यू लाइक टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट, दोनों ही सेम है. दोनों में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है. बट अगर मैं डू के जगह वुड यूज करूँ तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट होगा. मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगी, क्या आप इटालियन रेस्टोरेंट में आज रात जाना चाहेंगे, वुड यू लाइक, क्या आप जाना चाहेंगे. तो कुछ पोलाइटनेस अगर मुझे ऐड करना है मेरा एक्सप्रेशन में, तो ऑब्वियसली मैं डू के जगह पे वुड यूज करेंगे, एंड दैट विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट वन. ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. I saw her when she was standing dash the side of the old statue. तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है. एक है स्टैंड बाई, और एक है स्टैंड एट, और एक है स्टैंड इन, और एक है स्टैंड बियॉन्ड. इनमें से कौन सा होगा. पहले फर्स्ट वन देख लेते हैं, स्टैंड बाई. स्टैंड बाई मतलब नियर. ओके, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि आई एम स्टैंडिंग बाई समथिंग, तो दैट मीन्स कि मैं वो चीज़ के पास खड़ी हूँ, वो चीज़ के नियर खड़ी हूँ. ठीक है, तो ये हो गया स्टैंड बाई. ओके, इसके बाद स्टैंड एट. देखिए, स्टैंड एट समथिंग एज सच नहीं होता है. ओके, स्टैंड एट एनी लोकेशन हो सकता है, स्टैंड एट अ लोकेशन हो सकता है, बट स्टैंड एट समथिंग नहीं हो सकता. ठीक है, सेम एज स्टैंड इन. स्टैंड इन का केस में भी सेम है. ओके, स्टैंड इन समथिंग नहीं हो सकता. एंड उसके बाद आता है स्टैंड बियॉन्ड. स्टैंड बियॉन्ड भी कुछ नहीं होता है. बियॉन्ड मतलब क्या होता है, फर्दर अवे इन द डिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे स्टैंड बियॉन्ड भी नहीं हो सकता. जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर वन, दैट इज स्टैंड बाई, नियर द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैचू. ओके, आई सॉ हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैचू. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट. I could not open the lock because I dashed the key. ओके, तो यहाँ पे है lose, had lost, losing, lost. तो यहाँ पे हमें सिर्फ टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे टेंस क्या होना चाहिए. देखिए, I could not open the lock, ये ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है. अब मैं क्यों वो लॉक ओपन नहीं कर पाई, उसका रीजन यहाँ पे बोल रहा है. मैंने चाबी खो दिया था. ठीक है, तो पहले मैंने चाबी खो दिया, उसके बाद ही मैंने लॉक नहीं ओपन कर पाई. आगे तो मैं चाबी खो दूंगी, उसके बाद ही तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि मैं लॉक नहीं ओपन कर पाऊंगी. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज योर पास्ट परफेक्ट. ओके, ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि अगर दोनों चीज़ ही पास्ट में घट रहा है, कोई दोनों चीज़ अगर पास्ट में चल रहा है, तो उसमें से हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा पास्ट में है. ओके, तो ज़्यादा पास्ट में क्या है, पहले मैंने चाबी खो दिया, उसके बाद जाके आई कुड नॉट ओपन द लॉक. ओके, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज बिकॉज आई हैड लॉस्ट द की. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट. सम न्यू ब्रिजेस आर डैश ऑन द रिवर. ओके, सम न्यू ब्रिजेस आर, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है एंड ये पैसिव में होगा, है ना, पैसिव वॉइस में होगा.
ओके, तो दैट्स वाई वी विल यूज बीइंग बिल्ट। ओके, अगर मैं एक्टिव में बताती तो क्या होता कि दे आर बिल्डिंग सम न्यू ब्रिजेस होता। ओके, तो यहाँ पे दे एब्सेंट है, ज़रूरत नहीं है। ये पैसिव में हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सम न्यू ब्रिजेस आर बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आई ऑलवेज डैश ट्रबल विद माई कार दीज डेज। तो दीज डेज मतलब ये कोई पास्ट के बारे में तो बात नहीं हो रहा है ना, अभी के बारे में, रिसेंट डेज के बारे में ही बात हो रहा है, दीज डेज। तो दैट्स वाई वील एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हैड है। अब हैविंग है, हैव है, हैज़ है। तो देखिए आई है, तो आई के साथ तो मैं हैज़ नहीं यूज़ करूँगी, तो डी भी मैं एलिमिनेट कर दूंगी। अब रहा हैविंग और हैव। देखिए अगर मैं यहाँ पे एम रहता, आई एम ऑलवेज ऐसा रहता, तो आई एम ऑलवेज हैविंग ट्रबल ऐसा हो सकता था, बट यहाँ पे आई एम तो नहीं है, सिर्फ आई है, तो दैट्स वाई वील यूज हैव। ओके, आई ऑलवेज हैव ट्रबल विथ माई कार दिस डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन, 2 dozen ऑरेंजेस डैश ओनली 5 rupees। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज होगा, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्टेड। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे पास्ट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस को पढ़ के तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये पास्ट में होगा, तो प्रेजेंट में जनरली यूज़ करूँगी। अब प्रेजेंट में भी मुझे प्लूरली यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 dozen ऑरेंजेस है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 2 dozen ऑरेंजेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के अनुसार मुझे यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, दैट्स वाई वी विल यूज़ कॉस्ट। ओके, 2 dozen ऑरेंजेस कॉस्ट ओनली ₹5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये सेशन आपके प्रिपरेशन को और मजबूत करेगा, एंड जो भी आपको अननोन लगा है, कोई भी रूल या कोई भी वर्ड, वो आपने जरूर नोट किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश स्पीच और नरेशन का क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।